और कल्पना कीजिए देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल का एक बेहद तनावपूर्ण टीवी स्टूडियो। सामने देश का सबसे आक्रामक एंकर बैठा है जो भ्रष्टाचार या राजनीतिक गठजोड़ पर तीखे और चुभने वाले सवाल दाग रहा है। बिल्कुल। ऐसे माहौल में तो कोई भी आम राजनेता पसीना पसीना हो जाएगा या फिर रक्षात्मक हो जाएगा। हाँ, या फिर गुस्सा करेगा। लेकिन वो राजनेता मुस्कुराता है और अपनी ठेठ देसी भाषा में एक ऐसा मुहावरा या चुटकुला छोड़ता है कि स्टूडियो का तनाव अचानक छूमंतर हो जाता है। और एंकर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाता। सही कहा। वो तीखा सवाल हवा में कहीं गायब हो जाता है। तो कोई इंसान हास्य और ठिठती सी अंदाज को एक अभेद्य राजनीतिक ढाल में कैसे बदल सकता है? आज की इस गहन चर्चा में हम इसी बात को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। हाँ, और हमारे सामने जो स्रोत है ना, वो भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और रंगीन चेहरों में से एक लालू प्रसाद यादव पर प्रकाश डालते हैं। बिल्कुल। हमारे पास उनकी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना माय पॉलिटिकल जर्नी के अंश है और संसद में दिया गया उनका एक ऐतिहासिक भाषण है। साथ ही टाइम्स नाउ और आज तक जैसे चैनलों को दिए गए उनके साक्षात्कारों के ट्रांसक्रिप्ट भी हमारे पास है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये स्रोत हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझाते हैं कि सत्ता के इस पूरे खेल को उन्होंने कैसे खेला। मतलब हम उस तंत्र को डिकोड करने वाले हैं जिससे अत्यधिक गरीबी से निकला एक लड़का, जिसे ठीक से अंग्रेजी भी नहीं आती थी, वो राष्ट्रीय राजनीति की धुरी बन गया। एकदम सही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं के लिए इस चर्चा का आधार स्पष्ट करना आवश्यक है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, हम केवल उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। ये गहन चर्चा किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या व्यक्ति का ना तो समर्थन करती है और न ही विरोध। हमारा लक्ष्य केवल निष्पक्ष होकर उन राजनीतिक रणनीतियों को समझना है। बिल्कुल। हम बस वो संवाद कला डिकोड कर रहे हैं जो इन पन्नों और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में दर्ज है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआती छोर पर चलते हैं। तो आत्मकथा हमें सीधे बिहार के फुलवरिया गांव के खेतों में ले जाती है। वहां जिस तरह की गरीबी का वर्णन है यार, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, किताब बताती है कि बचपन में पहनने के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटा सा भगाई यानी लंगोट हुआ करता था। हाँ, कड़कड़ाती ठंड में भी वही एक कपड़ा, और जब वो ओस या पानी से गीला हो जाता तो अलाव के पास बैठकर उसे सुखाना पड़ता था और फिर से वही पहनना पड़ता था। ये विवरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोई आम गरीबी नहीं थी, ये रोजमर्रा के अस्तित्व को चुनौती देने वाला संघर्ष था। मतलब बुनियादी संसाधनों की कमी। हाँ, और जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपका दिमाग लगातार जुगाड़ या समस्या समाधान के तरीके खोजने लगता है। यहीं से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जमीनी स्तर पर गढ़ी गई। इस पर मुझे किताब का वो वाकया याद आ रहा है जो असल में दिखाता है कि ये जुगाड़ कैसे काम करता था। चरागाहों में मवेशी चराते वक्त जब उन्हें तेज प्यास लगती थी तो कुएं का पानी बहुत नीचे होता था और निकालने के लिए न रस्सी थी न बाल्टी। तो उन्होंने अपने बनियान और गमछों को एक साथ बांधकर एक लंबी सी रस्सी बनाई। लेकिन सिर्फ कपड़े से पानी कैसे निकलेगा? तो उन्होंने कपड़े के एक सिरे पर तिल के पत्ते और एक ईंट का भारी टुकड़ा बांध दिया। पर वाह, यहाँ विज्ञान और देसी ज्ञान का अनूठा संगम दिखता है। ईंट के भारीपन से वो कपड़े की रस्सी पानी में डूब जाती थी और तिल के पत्ते एक स्पंज की तरह पानी सोख लेते थे। हाँ, और जब उसे बाहर खींचा जाता तो वे लोग एक दूसरे की हथेलियों में उन पत्तों को निचोड़कर अपनी प्यास बुझाते थे। ये सिर्फ प्यास बुझाने की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि जब व्यवस्था आपको संसाधन नहीं देती तो आप अपने आसपास मौजूद चीजों से ही रास्ता बनाते हैं। यही मानसिकता बाद में उनके राजनीतिक फैसलों में भी दिखती है। और शायद इसी माहौल ने उन्हें स्थानीय मान्यताओं और कहानियों से जोड़ा। वो बरम बाबा वाला किस्सा बहुत दिलचस्प है। वो शमशान वाला किस्सा। किताब में जिक्र है कि एक रात वे कथित तौर भूतों के पीछे श्मशान की तरफ जा रहे थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग तपेसर बाबा वहां आए और उन्हें डांटकर वापस घर भेज दिया। लेकिन अगले दिन पता चला कि असली तपेसर बाबा तो अपने घर पर सो रहे थे। तो उनकी माँ ने समझाया कि वो खुद बरम बाबा यानी स्थानीय देवता थे जिन्होंने रूप बदलकर उनकी जान बचाई। ये घटना ये समझने के लिए अहम है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में लोक कथाएं और आस्था कैसे काम करती हैं। इसने उनके जहन में ये बात बैठा दी कि वे अपने जड़ों से सुरक्षित हैं। और एक राजनेता के तौर पर जब वे जनता के बीच जाते थे तो इन्हीं स्थानीय कहानियों का संदर्भ देते थे, जिससे भीड़ को लगता था कि ये नेता कोई बाहर का एलीट व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल, वो उन्हीं के बीच का हिस्सा लगते थे। लेकिन उनका बचपन सिर्फ संघर्ष तक सीमित नहीं था, वे भारी शरारती भी थे। अरे वो
हींग बेचने वाले व्यापारी का किस्सा मुझे पढ़कर बहुत हंसी आई, जहां उन्होंने उसका झोला उठाकर सीधे कुएं में फेंक दिया था। ये हुआ कि पूरे गांव के कुएं के पानी से हफ्तों तक हींग की तेज महक आती रही। इस शरारत से उनकी माँ इतनी तंग आ गई कि उन्होंने लालू को पटना भेज दिया। उनके बड़े भाई मुकुंद के पास, जो वहाँ वेटरनरी कॉलेज में चपरासी का काम करते थे। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। ये ग्रामीण भारत से निकलकर शहरी राजनीतिक चेतना के केंद्र में प्रवेश करना था। पटना जाकर तो जैसे उनके अंदर का वक्ता बाहर आ गया। बीएन कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बना रही थी वो किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि रेडियो नाटक लोहा सिंह की मिमिक्री थी। हाँ, वे उस किरदार की आवाज निकालने में इतने माहिर हो गए कि पूरे कॉलेज में मशहूर हो गए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हम इस मिमिक्री को थोड़ा ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? मतलब आपको लगता है कि वो सिर्फ हंसी मजाक था? हाँ, क्या वो सिर्फ एक ऐसा लड़का नहीं था जिसे लोगों को हंसाना पसंद था? इसे राजनीति से जोड़ना कितना सही है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। ऊपरी तौर पर ये सिर्फ हंसी मजाक लग सकता है, लेकिन अगर हम सोशल डायनामिक्स के नजरिए से देखें तो ये एक रक्षा तंत्र था। एक डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक लड़का जो गांव से आया है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो उन छात्रों के बीच अपना वजूद कैसे साबित करेगा जो कारों से कॉलेज आते हैं? सही बात है। उसके पास सबसे बड़ा हथियार था उसका आत्मविश्वास। मिमिक्री ने उन्हें सिखाया कि आवाज के उतार चढ़ाव, कॉमिक टाइमिंग और ठेठ भाषा से भीड़ को कैसे बांधा जा सकता है। तो एक तरह से लोहा सिंह की मिमिक्री करने वाला वो लड़का अनजाने में पब्लिक रिलेशंस की सबसे प्रामाणिक ट्रेनिंग ले रहा था। एकदम सही। और उसी ट्रेनिंग का नतीजा था उनका पहला भाषण, जो उन्होंने गरीब छात्रों के लिए बस की मांग को लेकर दिया था। लेकिन संवाद कौशल आपको भीड़ जुटाने में मदद कर सकता है। महज मिमिक्री से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता ना। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए एक ठोस विचारधारा चाहिए होती है। और वो वैचारिक आधार उन्हें मिला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण यानी जेपी से। लोहिया जी के सप्त क्रांति के विचार ने उनके राजनीतिक दिमाग को आकार दिया। एक मिनट, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये सप्त क्रांति असल में क्या है जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया? सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियां। ये लोहिया जी का एक व्यापक समाजवादी विचार था। इसमें जाति व्यवस्था के खिलाफ क्रांति, नर नारी समानता, रंग भेद के खिलाफ और हथियारों के खिलाफ क्रांति जैसे लक्ष्य थे। मतलब सिर्फ अमीर गरीब की लड़ाई नहीं थी ये? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात, लोहिया जी ने पिछड़ों के लिए 60% आरक्षण की वकालत की थी। इसी विचार ने लालू यादव को समझाया कि सामाजिक गैर बराबरी भारत की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और इसी विचारधारा को लेकर वे जेपी आंदोलन से जुड़े। 1974 के उस आंदोलन ने उन्हें एक छात्र नेता से राष्ट्रीय चेहरा बना दिया। जेपी ने उन्हें बिहार राज्य छात्र संघर्ष समिति का संयोजक नियुक्त किया था, लेकिन इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी उन्हें। स्रोत बताते हैं कि आंदोलन के दौरान उन्होंने लाठियां खाईं और आपातकाल के समय वे मीसा कानून के तहत 2 साल से ज्यादा जेल में रहे। यहाँ मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को समझना जरूरी है। यह आपातकाल के दौरान इस्तेमाल किया गया एक बेहद सख्त निवारक निरोध कानून था। हाँ, और जिसके तहत बिना ट्रायल के विरोधियों को जेल में डाल दिया जाता था। हाँ, और जेल के उन 2 सालों ने उनके अंदर के राजनेता को पूरी तरह से परिपक्व कर दिया। और ये बात कितनी दिलचस्प है कि जब वे जेल में थे तभी उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ, और जेपी के कहने पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी उसी कानून के नाम पर मीसा रख दिया। ये राजनीति के उस दौर की निशानी है जहां व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक संघर्ष आपस में पूरी तरह गुंथे हुए थे। खैर, इसके बाद जब वे 1990 में सत्ता में आए और मुख्यमंत्री बने तो उनके फैसले उसी जमीनी समझ का सीधा परिणाम थे। उनके शुरुआती फैसलों पर गौर करना बहुत जरूरी है। सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहले ताड़ी पर से टैक्स हटा दिया। अब शहर में बैठे किसी व्यक्ति को ये मामूली बात लग सकती है, लेकिन गरीब पासी समाज के लिए ताड़ी आजीविका का एकमात्र साधन थी। टैक्स हटने से वे पुलिस उत्पीड़न से आजाद हो गए। इसके अलावा चरवाहा विद्यालय का वो विचार भी था, जहां मवेशी चराने वाले बच्चों के लिए खेत के पास ही स्कूल खोल दिए गए ताकि वे काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकें। और सबसे ज्यादा चर्चा उस बात की हुई जब मुख्यमंत्री बनने के बाद वे बिना सुरक्षा तामझाम के सीधे गांव में जाते और दलितों पिछड़ों के बीच जमीन पर बैठकर उन्हीं के साथ सत्तू खाते थे। हाँ, और मछली भी खाते थे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा नहीं था, वोट पक्के करने का एक तरीका? राजनीति में हर कदम के पीछे वोट की गणित होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसके पीछे का जो क्यों है वो बहुत गहरा है। वो कैसे?
बिहार में सदियों से एक मालिक और रैयत का सामंती ढांचा चला आ रहा था, जहां पिछड़े तबके के लोग सवर्णों के सामने खाट पर नहीं बैठ सकते थे। समझ रहा हूँ। ऐसे में जब राज्य का मुख्यमंत्री उनके बीच जमीन पर बैठकर खाना खाता है, तो वो सामंती मानसिकता के अहम को तोड़ रहा होता है। ये एक शक्तिशाली संदेश था कि सत्ता के गलियारे अब तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। ये तो ही जमीन की बात, लेकिन अगर हम उनके राष्ट्रीय राजनीतिक दांव-पेच की बात करें तो अगस्त 1990 की एक घटना का जिक्र है जिसे मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। आप मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सच कहूं तो ये मुझे शतरंज की उस चाल की तरह लगा जहां एक छोटे से मोहरे ने सीधा वजीर का रास्ता रोक दिया। एकदम सटीक उदाहरण है ये। लेकिन मुझे ये समझाइए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह को इतनी बड़ी राष्ट्रीय नीति रातों रात लागू करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत रोमांचक है। उस समय केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और उनके उप प्रधानमंत्री देवीलाल उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। मतलब पार्टी के अंदर ही बगावत चल रही थी। बिल्कुल। देवीलाल उत्तर भारत के किसानों को लामबंद करके दिल्ली में एक विशाल रैली करने वाले थे, जिससे वीपी सिंह की कुर्सी खतरे में थी। लालू यादव ने इस असुरक्षा को भांप लिया और उन्होंने वीपी सिंह को एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिसने पूरी बिसात पलट दी। वो फॉर्मूला था मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जो सालों से धूल फांक रही थी। इस कमीशन ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो लालू यादव ने उन्हें समझाया कि अगर आप रैली से ठीक पहले इसे लागू कर देते हैं तो देवीलाल का किसान वोट बैंक जातियों में बढ़ जाएगा और उनकी रैली बेअसर हो जाएगी। वीपी सिंह ने ठीक ऐसा ही किया। इसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए कमंडल बनाम मंडल की धुरी पर लाकर खड़ा कर दिया। ये दिखाता है कि जमीनी नेता होने के बावजूद उनकी रणनीतिक पकड़ कितनी तेज थी। पर एक सवाल उठता है यहाँ, अगर ये सब इतना अच्छा था तो एलिटिस्ट मीडिया और विरोधियों ने इसको जंगल राज का नाम क्यों दिया था? देखिए, इस जंगल राज शब्द को थोड़ा डेप्थ में समझना बहुत अहम है। जब सत्ता का संतुलन किसी एक डोमिनेंट ग्रुप के हाथ से निकलकर समाज के सबसे निचले तबके के पास जाता है तो पुराने शक्तिशाली वर्ग का घबराना तय होता है। अच्छा, यानी ब्यूरोक्रेसी और अपर कास्ट अचानक खुद को पावर से बाहर महसूस करने लगे थे तब। हाँ, जो हाशिए पर थे उनके लिए ये आजादी का दौर था, क्योंकि वो सीधे सीएम से बात कर सकते थे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए जहां प्रोसेस होता है, ये एक अराजकता या कियोस जैसा लग रहा था। इसीलिए नजरिए का इतना बड़ा फर्क है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती, यानी इस एक कदम ने उन्हें पूरे देश के अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के बीच एक असली प्रोटेक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। एकदम सही। एनवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को इसने ऐसी फेविकॉल की जोड़ की तरह चिपका दिया जो आने वाले 15 सालों तक नहीं टूटी। और इसका सीधा असर 1991 और 1995 के चुनावों में दिखा, जहां उनकी भारी जीत हुई। लालू इसका श्रेय अपने किसी पॉलिटिकल कैंपेन को नहीं, बल्कि लक्ष्मीनिया नाम की एक अनपढ़ मुसाहर महिला को देते हैं। हाँ, वो किस्सा जहां जब ईवीएम से मेरा मतलब है जब उस जमाने में बैलेट बॉक्सेस से लालू के पक्ष में अनएक्सपेक्टेड वोट्स निकले तो मीडिया ने फटाफट कह दिया कि ये तो बूथ कैप्चरिंग है। पर लालू ने इसे एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये जिन निकल रहे हैं बॉक्स से। ये जिन दरअसल वही हाशिए पर पड़े लोग थे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार बिना किसी डर के खोलकर अपना वोट डाला था। ये एक मास एम्पावरमेंट का मूवमेंट था जरूर, लेकिन जैसा कि हर कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्टोरी में होता है, एक तरफ ये मसीहा वाली इमेज बन रही थी और वहीं दूसरी तरफ सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था। आप चारा घोटाला यानी फॉर्डर स्कैम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, यहाँ आकर किताब का नैरेटिव थोड़ा डिफेंसिव होता दिखता है। चारा घोटाला आखिर था क्या? बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जानवरों के चारे और दवाइयों के नाम पर करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से निकाले गए थे। ऐसे ट्रक्स दिखाए गए जो जानवर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, पर जब नंबर प्लेट्स चेक हुए तो वो आम स्कूटर्स और मॉपेड के नंबर निकले। पर किताब में लालू का दावा कुछ और ही है। वो कहते हैं कि ये घोटाले का सिलसिला 1970 के दशक से पिछले सीएम्स के समय से चल रहा था और उन्होंने खुद इस पर जांच बिठाई और 41 एफआईआर्स भी दर्ज करवाई। पर अचानक विरोधियों और करप्ट अधिकारियों ने मिलकर उल्टा उन्हें ही मास्टरमाइंड घोषित कर दिया, ये उनका मानना है। किताब में एक पत्रकार एजे फिलिप के ओपन लेटर का जिक्र भी है इस पॉइंट पर। हाँ, जिसमें उन्होंने लिखा कि कैसे ऊंची जाति के नेताओं को आसानी से छूट मिल जाती है, जबकि लालू को प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस यानी जमीर का कैदी बना दिया गया ताकि उन्हें टारगेट किया जा सके। उनका साफ कहना है कि ये आरएसएस, बीजेपी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की डीप कॉन्स्पिरेसी थी।
पार्टी के अंदर इस विरोध के चलते ही 1997 में जनता दल से अलग होकर उन्होंने आरजेडी बनाई थी। पर यहाँ मुझे 1 मिनट के लिए टोकना पड़ेगा। आप चीफ मिनिस्टर थे, आप ही उस वक्त स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर थे। करोड़ों रुपए सालों तक ट्रेजरी से निकलते रहे और आखिर में तो जुडिशियल सिस्टम ने यानी कोर्ट्स ने ही उन्हें गिल्टी प्रूफ किया और सजा सुनाई। तो क्या इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इतनी आसानी से मान लिया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इस किताब की सबसे बड़ी जटिलता यही है। कोर्ट्स ने उन्हें दोषी पाया, ये एक जुडिशियल फैक्ट है आज की डेट में। पर लालू का डिफेंस ये है कि ब्यूरोक्रेसी, जिसका एक बड़ा हिस्सा उनके सामाजिक न्याय वाले कारवानों से परेशान था, उसने इंस्टीट्यूशनल तरीके से उन्हें फंसाया इसमें। एजे फिलिप्स का आर्टिकल जिस प्रेजुडिस की बात करता है, वो उस दौर में आम लोगों के बीच एक सच्चाई मानी जाती थी कि अगर कोई निचली जाति का नेता सत्ता में आता है तो सिस्टम उसको आसानी से बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये भी तो है कि वो एक इतने मैसिव फाइनेंशियल स्कैम को होने से रोक नहीं पाए, या शायद उस सिस्टम का ही हिस्सा बन गए। टाइम के साथ उन्होंने पिछड़े वर्गों को आवाज जरूर दी, पर उन्हें एक ट्रांसपेरेंट मशीनरी नहीं दे पाए। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या समझे आखिर? कैसे एक आम इंसान इस लेगेसी को देखे जिसमें एक तरफ गरीबों का मसीहा होने का दावा है और दूसरी तरफ करप्शन का दाग है? देखिए, ये एक जरूरी सवाल उठाता है। ये किताब भारत की राजनीति की सबसे जटिल तस्वीर दिखाती है हमें। एक व्यक्ति जिसने हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज दी, वो आखिर में उसी सिस्टम और न्यायिक प्रक्रिया के जाल में फंस गया जिसे वो बदलना चाहता था शुरू में। सही बात है। ये एक ऐसी लेगेसी है जिसे किसी एक ब्रैकेट में फिट नहीं किया जा सकता। एक तरफ वो आदमी है जिसने सदियों की जाति व्यवस्था को हिला कर रख दिया, दंगे नहीं होने दिए, और दूसरी तरफ जंगल राज के आरोप हमेशा उनके साथ जुड़े रहे। यही तो अहम बात है। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जिस राजनेता को मीडिया ने सालों तक जोकर कहकर खारिज कर दिया था, उसी इंसान ने भारतीय रेलवे का कायाकल्प कैसे कर दिया? ये तो मतलब मैनेजमेंट की दुनिया का एक अजूबा ही था। बिल्कुल। रेलवे को दिवालियापन से निकालकर 70,000 से 90,000 करोड़ के भारी मुनाफे में पहुंचा दिया, और वो भी बिना किसी कर्मचारी को निकाले। हाँ, एक इंटरव्यू में वो कहते हैं ना साहब, टिकट के दाम नहीं बढ़ाए, घटाए थे हमने। बिल्कुल। मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ाई, टर्न अराउंड टाइम कम किया। इस देसी मॉडल ने हार्वर्ड और वॉटन जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों के मैनेजमेंट गुरुओं तक को हैरान कर दिया। सच में, हार्वर्ड के प्रोफेसर्स भारत आ रहे थे उनसे मैनेजमेंट सीखने। अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए वे सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनका हास्य और संवाद शैली। हाँ, सत्ता में आने के बाद जब उन पर भ्रष्टाचार या प्रशासनिक विफलता के आरोप लगे तो उन्होंने इसी ठेठ अंदाज को ढाल बना लिया। स्रोत सामग्री में शामिल उनके संसद के भाषण को ही ले लीजिए। वो खड़े होते हैं और वामपंथी तथा दक्षिणपंथी दोनों खेमों पर बड़े आराम से तंज कसते हैं। वे बाकायदा शायरी का इस्तेमाल करते हैं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। और माहौल ऐसा हो जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। उसी हंसी मजाक वाले भाषण के बीच वे अचानक बहुत गंभीर हो जाते हैं। हाँ, और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG और अमेरिका की विदेश नीति पर भारत के रुख की कड़ी आलोचना करने लगते हैं। ये बहुत अजीब लगता है। अजीब क्यों लगता है? मतलब एक नेता जो अभी ठेठ देहाती अंदाज में चुटकुले सुना रहा था, वो अचानक वैश्विक परमाणु कूटनीति पर बात क्यों करने लगा? यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। वे जानते थे कि दिल्ली के राजनीतिक हलकों में उन्हें अक्सर एक देहाती नेता मानकर खारिज किया जाता है। तो वो साबित कर रहे थे कि वो बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल। NSG जैसे भारी विषयों पर बिना पर्ची के बात करके वे अपनी शर्तों पर ये संदेश दे रहे थे कि मुझे कम आंकने की गलती मत करना। और यही आक्रामकता टीवी साक्षात्कारों में दिखती है। आज तक के इंटरव्यू में एंकर सवालों की बौछार करता है, लेकिन वे मोदी सरकार के 15 लाख रुपए के वादे को सीधा जुमला करार देते हैं। वे हवाई दावों से ध्यान हटाकर बात दाल की बढ़ती कीमतों और रोजगार पर ले आते हैं। यहाँ तक कि मेक इन इंडिया की तुलना चीन के बाजार से कर देते हैं। तो टीवी साक्षात्कारों में उनका हास्य एक सोची समझी रणनीति के तहत काम करता है ना? 100%। जब भी एंकर उन्हें घेरने की कोशिश करता है तो सीधे जवाब देने के बजाय वे एक तंज कस देते हैं जो एंकर को हंसने या विषय बदलने पर मजबूर कर दे। मुझे टाइम्स नाउ के इंटरव्यू का वो हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करता है। एंकर पूछता है कि क्या आप चुनाव हारने के डर से अपने पुराने दुश्मन नीतीश कुमार के दबाव में आ गए हैं? ये तो किसी भी नेता का अहंकार जगाने वाला सवाल था। हाँ, लेकिन लालू यादव कहते हैं कि भाजपा को रोकने के लिए वे जहर का घूंट पीने को भी तैयार हैं।
उन्होंने डर के नैरेटिव को बलिदान में बदल दिया। इसे कहते हैं सामने वाले के सवाल को उसी पर वापस पलट देना। हास्य उनके लिए एक डिफ्लेक्टिंग शील्ड का काम करता था। लेकिन इन सब के बीच स्रोत ये भी दिखाते हैं कि इस हास्य के आवरण के नीचे एक गंभीर वैचारिक लड़ाई चल रही होती थी। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दूं कि हम जिन वैचारिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं वे पूरी तरह से आत्मकथा और साक्षात्कारों में दर्ज दावों पर आधारित हैं। हम बस घटनाओं का निष्पक्ष अवलोकन कर रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट होना जरूरी है। स्रोतों से पता चलता है कि आरएसएस और भाजपा के प्रति उनका विरोध बहुत मुखर रहा। आत्मकथा में 1990 की उस घटना का जिक्र है जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की रामरथ यात्रा रोकी थी। समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। हाँ, और साक्षात्कारों में वे जोर देते हैं कि उन्होंने ये जानते हुए भी कदम उठाया था कि इससे केंद्र में उनकी समर्थित सरकार गिर सकती है। जब मीडिया ने उन पर तीखे सवाल दागे तो उन्होंने पलटवार भी किया। टाइम्स नाउ में जब एंकर ने गोधरा कांड और तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार के रुख का जिक्र किया तो लालू जी ने तुरंत बनर्जी कमीशन का संदर्भ दे दिया। यहाँ बनर्जी कमीशन को समझना अहम है। जब वे खुद रेल मंत्री बने तो उन्होंने साबरमती एक्सप्रेस की घटना की जांच के लिए यूसी बनर्जी समिति बनाई थी, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट में दावा था कि आग लगना एक दुर्घटना थी। हालांकि अदालत ने इसे बाद में खारिज कर दिया था, लेकिन साक्षात्कारों में इसका हवाला देकर वे दरअसल नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष साख पर सवाल उठा रहे थे जो उस वक्त एनडीए के साथ थे। मीडिया ने भी उन्हें खूब घेरा। फोर्सगंज पुलिस फायरिंग पर सवाल पूछे गए। राम मंदिर निर्माण पर साक्षी महाराज और राजनाथ सिंह के बयानों का हवाला दिया गया। जब इतनी गहरी वैचारिक लड़ाई चल रही थी, नीतीश कुमार की नीतियों पर इतने सवाल थे, तो फिर उसी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कैसे हो गया? यही तो राजनीति है। क्या इसे आम भाषा में राजनीतिक पाखंड नहीं कहा जाएगा? जो कल तक वैचारिक दुश्मन थे, आज आप उन्हीं के साथ गले मिल रहे हैं। बाहर से दिखने पर यह पाखंड लग सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इसे पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म यानी राजनीतिक व्यवहारिकता कहते हैं। मतलब सर्वाइवल के लिए कुछ भी। हाँ, जब राजनीतिक अस्तित्व और एक बड़े प्रतिद्वंदी को हराने का लक्ष्य सामने हो तो पुराने मतभेदों को भुला देना ही व्यावहारिकता है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा और इन स्रोतों को एक साथ रखें तो सबसे अहम निष्कर्ष ये निकलता है कि ये केवल सत्ता हासिल करने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी है कि कैसे सामाजिक न्याय, जमीन से जुड़े रहने की कला और बेबाक संवाद शैली मिलकर एक अजेय राजनीतिक ब्रांड बना सकते हैं। और उससे भी बड़ा निष्कर्ष ये है कि उन्होंने अपनी कमियों को ताकत में बदल दिया। दिल्ली की राजनीति में जहां अंग्रेजी बोलना जरूरी माना जाता था, वहां उन्होंने अपनी बोली को नहीं बदला, बल्कि उसी बोली के जरिए करोड़ों लोगों के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना लिया। उन्होंने दिखा दिया कि जनता से जुड़ने के लिए आपको उनकी तरह दिखना और बोलना आना चाहिए। ये संचार की दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है कि आज के इस आधुनिक दौर को देखिए, जहां पीआर एजेंसियों का बोलबाला है। हाँ, आज राजनेता अपनी छवि बनाने के लिए करोड़ों रुपए हाईटेक पीआर और सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर खर्च करते हैं। उनके हर एक ट्वीट को मापा और तोला जाता है। एकदम सही। क्या आज के इस फिर वाली दौर में कोई नेता सिर्फ अपनी ठेठ बोली और लोक कथाओं के बल पर बिना किसी स्क्रिप्ट के जनता के साथ उतना गहरा जुड़ाव बना सकता है जितना दशकों पहले फुलवरिया के खेतों से निकले उस लड़के ने बनाया था? क्या वो ऑर्गेनिक राजनीतिक दौर अब खत्म हो चुका है? ये निश्चित रूप से भविष्य को समझने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ वापस आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए और सवाल पूछते रहिए।